नमस्ते और राधे राधे आप सभी को। तो जैसा कि जानते हैं आप सब कि आज गणेश चतुर्थी है, तो उसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छा करें जीवन में, आप जो भी एग्ज़ाम दें उसमें सफलता पाएँ, अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो। ठीक है, तो अब मुद्दे पे आते हैं। एक्चुअली मुझे अभी जो भी सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं उसको थोड़ा आपके लाइट में लाना था। और जितनी भी मैं फ्रस्ट्रेशन देख रहा हूँ बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ, जितने भी कॉन्टेक्स्ट बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ कि जितने फ्रस्ट्रेशन मैं देख रहा हूँ लोगों की कि भाई ये नहीं होगा तो अब मुझे मूव ऑन करना पड़ेगा। मैं उनसे ये कह रहा हूँ कि मूव ऑन करने का समय 1 महीना पहले ही था आपके पास। ठीक है, ये फंडिंग और ये सारी चीज़ें जो आप कर रहे हैं ये तो आप पढ़ते पढ़ते भी कर सकते थे। तो लोग एक्चुअल अभी तक अटके हुए हैं, मैंने देखा, क्योंकि सारे ग्रुप्स वही चलता है। तो लोग अभी तक अटके हुए हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए आपके सामने अभी एसएससी जेईई फ्रंट पे है। ठीक है, उसमें एक सीपीडब्ल्यूडी भी है, आपको आपके पास बहुत अच्छा चांस है उस डिपार्टमेंट को लेने का। ठीक है ना, और भी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ। ठीक है, फिर बिहार का एग्ज़ाम दिया है उसको आप अभी साइड कर दो। ठीक है, क्योंकि आप इतनी अनसर्टेनिटी है, मैं उस पर डिस्कस करूँगा कि आप उसमें फंसोगे। फिर ग्रुप चैट से जितनी बातें चल रही है, ठीक है ना, तो सबसे पहले ग्रुप चैट से बाहर निकलो। ठीक है, सबसे पहला काम है वहाँ से बाहर निकलिए। ठीक है, लेकिन हमने देख लिया फंडिंग का कुछ कुछ असर नहीं पड़ा है। वो हम फंडिंग जो हमने 25% के लिए की थी, मैं तो 7-20 से फंडिंग करता आ रहा हूँ। ठीक है ना, वो किसी और के पल्ले में चली गई है। खैर उस पर भी आएंगे अभी। तो हाँ, तो पहले अभी आप देखिए आपके सामने क्या क्या है। आपके सामने सबके लिए एसएससी जेईई का रास्ता ओपन है। ठीक है, सीपीडब्ल्यूडी है। ठीक है, और भी बहुत सारे ब्रांचेज़ हैं। ठीक है, आपका जो भी प्रेफरेंस के हिसाब से रहा होगा। तो सीपीडब्ल्यूडी है, आपके सामने एसएससी जेईई है, ठीक वैकेंसी है ना। उसके बाद जिनका यूपी का ए क्वालिफाई हुआ, यूपी का मेंस अभी नेक्स्ट 28 तारीख को है। कुछ जो लोग यूपी ए प्रीलिम्स में क्वालिफाई नहीं हुए हैं उनके लिए भी आरपीएससी वाला है। ठीक है ना, मतलब मैं सबके एक तरफ से बता रहा हूँ कि ये सारे एग्ज़ाम्स अभी चल रहे हैं। ठीक है, एएससी मेंस कंक्लूड हुआ है, उसका इंटरव्यू अभी होना है। ठीक है, और एएससी जो नेक्स्ट ईयर है 2026 का, जो अभी सितंबर में आने वाला है नोटिफिकेशन, तो अगर आप उसके लिए टारगेट कर रहे हो तो वो भी आपके लिए है। फिर गेट के लिए टारगेट कर रहे हो तो गेट भी आपके लिए है। इतने सारे हैं। ठीक है, आपके पास अभी ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फिर बिहार में देखिए। ठीक है, बिहार में अभी एक आईटीआई वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो उसमें भी वो भी लेवल 9 की जॉब है ना, एज़ फार एज़ आई एम इन्फॉर्म्ड। तो उसमें क्या है कि आपको 42 क्वेश्चन आते हैं कि 48 क्वेश्चन मैं आते हैं आपको सिविल से, 32 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो, गेट की तैयारी कर रहे हो, इसी प्रीलिम्स कर रहे हो, तो फिर आपके हाथ में वो तो ऑलरेडी ही हो गया, अलग से आपको कुछ पढ़ना नहीं, क्योंकि गेट और एसी में मैथ्स आप पढ़ ही रहे हो। ठीक है ना, तो आप आईटीआई वाइस प्रिंसिपल का भी अगर इस मंथ नहीं आए, नेक्स्ट मंथ आए, तो उसकी भी तैयारी आपके साथ साथ हो रही है। ठीक है ना, फिर जो सैनिटरी ऑफिसर है बिहार में, ठीक है, उसका भी 54 टू बी टीबीडी किया हुआ है, टू बी डिक्लेयर्ड या टू बी डिसाइडेड, वो किया हुआ है। तो इतने सारे आपके सामने एग्ज़ाम चल रहे हैं जो कि सिविल इंजीनियरिंग को टच करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग को। कुछ कोड हैं और कुछ बाहर हैं। ठीक है, और सब अच्छी पेमेंट और पे स्केल वाले जॉब्स हैं। जब आपके सामने इतना सारा ऑप्शन है, ठीक है, और आप 230 और 240 मार्क्स लाके और या कुछ उसके आसपास बॉर्डर लाइन में आके अगर ये सोच रहे हो कि हम तो बिहार में यही बन जाएंगे, तो भैया आप सोचो कि अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं हो रहा है। हो सकता है कि 2 साल बाद, ये 3 साल बाद हाई कोर्ट में केस चले, लंबा टाइम केस चले, ये 133 मार्क्स हट के 25 ही एक्चुअल में 25 मार्क्स हो जाए, जिसका प्रावधान है। ठीक है ना, एक्चुअल में। ठीक है ना, क्योंकि वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे उनको लूपहोल क्रिएट किया उन्होंने। तो ये चीज़ हो जाए, लेकिन आप एक इस एग्ज़ाम को दे के और इसी पे बैठे हुए हो, बाकी सब कुछ छोड़ रहे हो, ये तो कहीं से जायज़ नहीं है ना। फ्रस्ट्रेट हो रहे हो कि मैं इससे वो भी नहीं कर पाऊँगा, मैं ये भी नहीं कर पाऊँगा। ठीक है ना, उससे निकलिए, आगे बढ़िए। ठीक है, अब देखो इसमें मैं पहले बताता हूँ कि ये तो हम लोग जानते हैं ना, बिहार के जितने एई के फ्रेश कैंडिडेट एस्पिरेंट्स हैं, हम जानते हैं कि कैसे वो सूची तैयार करते हैं, मेधा सूची तैयार करते हैं। लेकिन ये वीडियो शायद सबके लिए हो, सबको ये देखना चाहिए कि एक सूची तैयार होती कैसे है। अब देखिए हमारे बिहार में क्या है कि हम फ्रेशर जो है ना, हमारे लिए 75 मार्क्स का एग्ज़ाम है। आप जो मेधा सूची यहाँ पे लिखी हुई है देख रहे हैं ना, उसमें जो क देख रहे हैं ना, क जो है अधिमानता में क, तो आयोजक द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की अधिमानता, ये 75 अंक है हमारे लिए, बस इतना ही है। ठीक है, हमें इसी 75 पे फाइट करना है। हम 75 में कितना मार्क्स ला रहे हैं उसी पे हमारा मेरिट डिसाइड होगा। इसीलिए अभी आपने देखा होगा कि यूआर की कट ऑफ जो पीएचडी की कितनी गई थी, 62 पॉइंट समथिंग या 61 पॉइंट समथिंग। तो आप समझो कि एक फ्रेशर कैंडिडेट 75 में से, ठीक है, इसके हिसाब से 75 में से कैसे 62 ले आता या 61 ले आता। और अगर मार्क्स की बात करें तो 400 में कैसे 337 ले आता, कितनी भी वैकेंसी हो, ज़्यादा भी हो या कम भी हो। ठीक है ना, एक पॉइंट ये हो गया। और नीचे देखिए, संविदा के आधार पर कार्य करने की निमित्त अधिमानता प्रति कार्यरत वर्ष के लिए 5 अंक, जिसकी अधिमानता सीट 25 अंक होगी। ये लूप होल कैसे क्रिएट किया मैं आपको ऊपर एग्जाम्पल में बताता हूँ। उसके बाद क्या, परीक्षा के अंक की अधिमानता की गणना के लिए प्राप्त अंकों के प्रतिशत में 0.7 से गुना कर प्राप्त किया जाएगा। भैया जो 400 नंबर का एग्ज़ाम होता है, 400 तो प्रतिशत नहीं ना होता है,
ये देखो, हो सकता है यार मुझे भी बहुत कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन इतना यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है कि परीक्षा के अंक की अधिमानता करने के लिए परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत में 0.75 से गुना करते हैं। तो ठीक है, चलो मान लेते हैं। तो जैसे मान लो कि किसी का 200 आ रहा है, तो 200/400 इंटू 0.75 करोगे, ठीक है ना। तो जब 200/400 इंटू 0.75 करोगे तो वो 0 पॉइंट समथिंग के टर्म में आएगा। उसमें आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपका 25-35 ऐसे बनता है, ठीक है ना। वो एक्सप्लेन अभी ऊपर में हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो देखिए यही दिखाना है कि देखिए अधिमानता कैसे होता है। परीक्षा में प्राप्त अंक, यहाँ जो लिखा हुआ है देखिएगा, ये ना, परीक्षा में प्राप्त अंक जितने आपको आ रहे हैं डिवाइडेड बाय परीक्षा के कुल अंक 400 इंटू 75, ठीक है। यहाँ 75, यहाँ 0.75, ठीक है। अब ऊपर देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे लूप होल वगैरह क्या चलता है। देखो इन्होंने क्या किया, एक जगह 0.7 लिखा है, एक जगह इन्होंने 75 लिखा है, ठीक है। चलो अब आप अपने हिसाब से देखो कि अभी यूआर का कट ऑफ 270 बताया गया, विभिन्न संस्थानों ने बताया, किसी ने 270, किसी ने 280 बोला, ठीक है ना, किसी ने 260 बोला, किसी ने 265 बोला। तो ले देखिए एवरेज 270 लेके मैं चलता हूँ, मैंने भी 270 बता रखा था। अब आप सोचना खुद से कि आपने जो अभी मार्क्स ऑब्टेन किए, ठीक है, 270 है जो ब्रैकेट में घेरा हुआ है पहले, और टोटल मार्क्स 400 है, ठीक है। इसमें आपने 0.7 से मल्टीप्लाई किया तो आपको ये 50 आ गया। लेकिन ये 50 कैसे आएगा, आप अगर 75 से मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट 50, ठीक है ना। यहाँ पे परसेंटेज का खेल है, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपको 50 आएगा, अगर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो 0.50 आएगा, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई। इसी में लूप होल था कि अगर ये 50% है, ठीक है ना, अरे ये 75 आ ही क्यों रहा है। सबसे पहली बात है, आप क्यों 400 को 0.75 कर रहे हो, क्यों हमारा मार्क्स घटाने पर तुले हुए हो। हमने जो रॉ मार्क्स लाए हैं, ये या मान लो हम 50 लेके आए, जस्ट एक वर्ड समझो कि 50 लेके आए, आप 50 क्यों कर रहे हो भाई, 270 ही रहने दो, ठीक है ना, 270 ही रहने देते, और इसी में 25 मार्क्स ऐड करते, जो सब चाह रहे हैं कि अगर कॉन्टेक्चुअल है तो 270 में 25 ऐड हो जाता। ये क्या, ये 0.75 से मल्टीप्लाई करो कि 75 से मल्टीप्लाई करो, इधर 50 कर देंगे, इधर 25 जोड़ देंगे। अब लूप होल क्या किया, पहले इन्होंने जो 0.75 से है हमें बोला कि आप मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, ये जो भी आएगा उसमें, जैसे मान लो 50 आ गया, 50 हमारा रॉ मार्क्स आया, इसमें 25 ऐड कर देंगे अगर 5 साल किसी ने काम किया है तो, ठीक है। अब आप देखिए ये तो फ्रेश कैंडिडेट है, मान लो कि 270 लेके आया, तो वो कितने मार्क्स ले पाया, 50 पर रॉ ले आया, ठीक है ना। पहला जो केस है यहाँ देखो, ये ना ऊपर वाला, कि ये 270 है, ठीक है ना, ये 270 आप लेके आए हैं तो आप 50 नंबर ला रहे हैं, बस ऐसे समझो, ज़्यादा घुसना नहीं। अगर आप 270 लेके आए हो तो आप एक्चुअल में 50 मार्क्स लेके आ रहे हो, फ्रेश कैंडिडेट, ठीक है, नहीं बच्चे। अब देखो दो केस लेके चलते हैं संविदा का। अगर एक संविदा वाला भाई जो है हमारा, वो अगर 160 मार्क्स लेके आया, ठीक है, तो अगर सेम प्रोसेस से जाएंगे तो वो 30 मार्क्स आता है उसका, ठीक है। डोंट गो इनटू परसेंटेज और मार्क्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 30 लेके चलो। 160 अगर वो लाया तो एक्चुअल में उसके 30 मार्क्स बनते हैं, ठीक है, और हम 270 लाए तो एक्चुअल में हमारे 50 मार्क्स बनते हैं, तो 20 का ही डिफरेंस हो गया। अब इस 30 में उसको 25 मार्क्स एक्स्ट्रा दे दिया जा रहा है, तो कितना हो गया, 55। तो ठीक है, वो 160 ला के तो 55 पहुँच गया, हम 50 पे ही हैं। चलो दूसरा केस लेके चलते हैं। अब वही आदमी 134 लेके आ रहा है, 134, ठीक है ना, 134 लेके आ रहा है। हमने कितने लाए हैं, हमने 270 लाए, जो फ्रेश कैंडिडेट है वो 270 लेके आए हैं, और ये भाई संविदा वाले हमारे जो भाई हैं ये 134 लेके आए, ठीक है। अब जो प्रोसेस से जाएंगे तो इनके रॉ मार्क्स तो 25 ही बनते हैं, जबकि हमारे तो डबल बन रहे थे यार, 50। अब अगर इनको 5 साल का कार्ड का अनुभव के हिसाब से वेटेज दिया जाएगा तो ये 25% में 25 मार्क्स ऐड करके आप डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऐड भी नहीं कर सकते, पहली बात तो ये। यहाँ देखो डिफरेंट क्वांटिटी को ऐड किया हुआ है, तो ये 50 मार्क्स हो गए, है ना। तो अब बताओ कि ये 50 जो ये केस 2 है, यहाँ पे इन्होंने 50 मार्क्स ले आए ये कॉन्ट्रैक्ट वाले, और जो फ्रेशर है वो 270 ला के 50 मार्क्स लाए, तो 134। तो इसका जो वर्डिक्ट पता है क्या होता है, कि ये जो 270 मार्क्स हैं, ठीक है, और ये 134 मार्क्स हैं, ये इक्वल है। ये है सिलेक्शन प्रणाली हमारी, ठीक है। अब आप समझे, ये हमारी सिलेक्शन प्रणाली है कि 270 नंबर लाया, जो 270 नंबर रॉ मार्क्स लेके आया है, हम उतना ही फाइट कर सकते हैं। जो 270 नंबर लाया है और जो 134 नंबर लाया है वो बराबर है इस एग्ज़ाम में। तो अब बताइए कि अगर कॉन्ट्रेक्चुअल कैंडिडेट यदि 500-600 से ज़्यादा हुए, अरे 100 भी हुए तो यूआर तो ख़त्म हो जाएगा वैसे ही, ठीक है। और भगवान खुदा ना मतलब भगवान की कृपा से अगर मान लो कम हुए तो ठीक है, और अगर जेन्यून कैंडिडेट 500 भी आ गए तो सारी कैटेगरी भी धराशायी हो जाएगी। होंगे यार कॉन्ट्रेक्चुअल कैंडिडेट, वो कैटेगरी में कैसे नहीं होंगे सब, अगर जनरल में तो वो कैटेगरी में भी आएंगे,
ठीक है ना। तो ये आप सोच रहे हो 134 ही मार्क्स उनको लाना है इतना पहुंचने के लिए, और ये उस चीज़ पे है, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि 270 नंबर आप अगर ला रहे हो तो, ठीक है ना, 270 अगर 270 नंबर ला रहे हो, अगर यूआर का कट ऑफ 270 जाता है तो उनको इतना लाने के लिए सिर्फ 134 लाना। अब बताओ 134 कौन नहीं लेके आएगा यार? कौन नहीं लेके आएगा 134? ऐसे भी 134 आ जाएगा। तो आप समझो, तो फाइनल इसका कंक्लूजन यही है कि जो 270 नंबर बच्चे ला रहे हैं नए वाले, जो कट ऑफ बताया गया है विभिन्न इंस्टीट्यूटों का, मैंने भी यही बताया है यूआर के लिए, ये 270 और ये 134, ठीक है, ये 270, ठीक है, और ये 134, ये दोनों इक्वल है हमारे एग्ज़ाम में, और यही है बीपीएससी एई का असली सिलेक्शन प्रणाली। अब आप देख लीजिए कितने पानी में क्या है नहीं है। अब आते हैं बात पे, तो इसका कंक्लूजन यही था भाई कि हाइपोथेटिकली देखो, जो यूआर क्योंकि कितना कट ऑफ जाएगा पता नहीं, तो जो यूआर है वो 270 पे था, और जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय 134 मार्क्स का स्कोर किया, दोनों बराबर, क्योंकि दोनों 50 ही ला रहे हैं, एक्चुअल में दोनों 50 ला रहे हैं। ये हमारा 270 रॉ मार्क्स है और ये 134 से कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय का रॉ मार्क्स है। अगर दोनों इतना लाते हैं तो दोनों का एक्चुअल मार्क्स 50 ही होता है। अब बताओ इक्वलिटी कहाँ गई? और 270 में 134 घटाओगे तो आपको 136 मार्क्स आता है, ठीक है ना। तो 133 पे ही सीमित नहीं है, 136 भी हो सकता है, 140 भी हो सकता है, ठीक है। और गलती से कॉन्ट्रेक्चुअल कैंडिडेट अगर 300 मार्क्स ले आए 400 में, तो 400 भी पार कर जाएगा। सोच लो, ओरिजिनल एग्ज़ाम के नंबर से भी पार कर सकता है। तो ये जो है ना, मतलब बहुत गलत था, और इतना ही समझाना था मुझे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट कि देखिए, आप अगर 240, 50, 60 ला के सोच रहे हो 984 वैकेंसी है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 984 वैकेंसी पे क्या क्या क्राइटेरियाज़ हैं, आप किन मतलब पत्थरों से टकरा के आगे जाने वाला, फिर रास्ते में क्या क्या ऑब्स्टिकल आते हैं। सबसे देखो, 35% वुमेन रिजर्वेशन को मैं ऑब्स्टिकल नहीं कह रहा हूँ, पहली बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, लेकिन मेरे नज़र में हर आदमी का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। 35% बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 35%, मान लो 1000 सीट निकली है, 350 सीट। अब देखो, सरकार समझती है हमारे बिहार में है भाई स्थिति, तो ऐसा नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छी है, तो सरकार इसके लिए ये कदम तो सही उठाई है कि उन्होंने काइंड ऑफ मतलब 35 कर दिया है, ठीक है ना, जोश में आके, और हो सकता है 40 भी कर दें, क्या पता। बहुत सही है, मैं इसको गलत नहीं ठहराता हूँ, लेकिन ये जो डिजिट है ना, डिजिट मुझे परेशान करता है। इट कुड हैव बीन लाइक 20% बहुत होता, 25%, मतलब 35% बहुत हो जाता है, आप सोच के देखना। तो एक जो फैक्टर है, पहला है कि ये 35% वुमेन रिजर्वेशन, ठीक है ना, फैक्टर बता रहा हूँ, ऑब्स्टिकल नहीं बता रहा हूँ, वर्ड्स को मैनिपुलेट मत करिएगा, ठीक है। 25 ये आपके हैं, ये सिलेक्शन में प्रॉब्लम करेंगे, जो सीधी सी बात है। 35% वुमेन रिजर्वेशन है, 25% जो मार्क्स हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को दिए जा रहे हैं, ये फैक्टर नंबर 2 है, ठीक है। वो 133 भी हो सकता है, अभी देखा आपने 136 था, ये कुछ भी वैरी कर सकता है, मतलब हाँ, सोच से भी परे हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी कॉन्ट्रेक्चुअल कैंडिडेट ने बहुत ज़्यादा मार्क्स लिया, 270, 280, तब तो 400 पार है वो, ठीक है ना, अब की बार 400 पार। तो ये चीज़ हो गई। तो पहला फैक्टर था 35% रिजर्वेशन, दूसरा फैक्टर था 25% मार्क्स, तीसरा फैक्टर था जो कैटेगरी में भी जो आ रहे हैं, ठीक है ना, कैटेगरी में भी जो आ रहे हैं वो, और चौथा फैक्टर ये है कि जो आपका 2017, 1 2019, 7 2020 और 3 2020 और भी वैकेंसीज निकली थी, कुछ कुछ मैंने ऐड नहीं किया, छोटी छोटी, ठीक है ना, 30, 20, 25 करके और भी 2-3 वैकेंसी निकली थी, मैंने उसको ऐड नहीं किया। तो ये ऐसी बहुत सारी वैकेंसी है, और ये कहाँ लिखा है कि ये जो है काम कर रहे हैं, ये तो ऑलरेडी यही है ना, और ये क्लेम नहीं कर सकते। और ये सारे जिनका जो आरसीडी छोड़ के यूडीएसडी शायद छोड़ के और डिपार्टमेंट होंगे, वो वापस नहीं आना चाहेंगे क्या? अब क्या गारंटी ले रहे हो, ये बैठे नहीं होंगे क्या? और पीएचडी तो मैंने यहाँ लिखना ही भूल गया हूँ, 32/2024, वो 113 कैंडिडेट्स तो सब आए ही होंगे। ये एक चौथा फैक्टर हो गया। पाँचवा फैक्टर यही है रीयूज़ का। चौथा फैक्टर मैंने आपको वैकेंसीज गिना दी, पाँचवा फैक्टर रीयूज़, कि आप ऑलरेडी ए हैं तो ए भी तो क्लेम कर सकते हैं भाई। क्या कहाँ लिखा है, कुछ फॉलो हो कहाँ रहा है? वही बात तो है, लिखा तो 25 नंबर है, दिया जा रहा है 25%, तो जो वहाँ लिखा हुआ है, आप, मैं अभी बताता हूँ, हाई कोर्ट पे भी आऊँगा। आप बोलोगे कि यार लिखा है, ऐसा थोड़ी होगा कि वो लोग क्लेम नहीं कर सकते। भैया लिखा तो ये भी था कि पीछे डेट से नहीं लगाया जाएगा, मतलब ऐसा लिखा नहीं था, लेकिन उन्होंने जो बैक डेट से लगा दिया, जिसको आप लोग परेशान हो रहे, रेट्रोस्पेक्टिव किया। रेट्रोस्पेक्टिव वही है कि आपने रूल लागू किया 2021 या 22 में, जो भी डेट है उसको लगा दिया पीछे से, यानी कि 2019 से। ऐसा नहीं होता है ना, ये बैक डेट में थोड़ी लगा। ये तो इस, अगर उसमें कोई भी बच्चा है, मैं तो उसके हमेशा साथ रहूँगा। भाई आपने 2019 में एग्जाम क्वालिफाई किया है, कोई रूल 2022 में बन रहा है और आप बैक डेट से, इसी को रेट्रोस्पेक्टिव बोला जाता है, जो भी इसका रीज़न हो आप सर्च करना कि बैक डेट से कैसे कानून लगा दोगे भाई, हैं? तो वो गलत था, तो उसी पे सुप्रीम कोर्ट ने धर लिया था कि ये नहीं चलेगा, ऑब्वियसली हम सुनेंगे इसको। लेकिन बात ये थी कि उस केस में 25% वाला जो चीज़ था वो दब गया,
किसी को मौका नहीं मिला। और कितने लोग स्मार्ट बन रहे थे कि हमारा लॉयर ये बोल देगा, तुमने कभी ड्राफ्ट पढ़ा है क्या? भाई हम तो फंडिंग ही कर सकते थे, 7 से फंडिंग ही कर रहे हैं ना। हाँ, फंडिंग कर करके थक गए हैं। पराशर एक जो था कंसेप्ट डिकोडर का, उसमें कितना फंडिंग किया, इस वाले में फंडिंग किया। एक बार पटना गए थे 70वीं सीसी में, मतलब जो बीपीएससी का सीसी ही होता है, उसमें प्रोटेस्ट के लिए भी गए थे। भाई लाठियाँ भी खाई है, वो फ़ोटो संभाल के रखा हुआ है। अब और क्या करें भाई? तो वो चीज़ है ना, ये 5 फैक्टर हो गया, ठीक है ना। हमारा जो वही तो, किसी पे इतना नहीं होना चाहिए कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट है, तो मजाक तो था नहीं। आपको एटलीस्ट इम्फेसिस दे देना चाहिए था ये वाला। अब वो क्या हुआ, हाई कोर्ट में चला गया। हाई कोर्ट में कब सुनवाई होगी, फिर से फंडिंग स्टार्ट होगी, ठीक है ना। क्या चलेगा नहीं चलेगा, ठीक है ना, उस पर बेसिस डिपेंड करता है। रिजल्ट आ जाएगा आपका, ये आप मान के चलो, रिजल्ट तो आना ही आना है। अब हाई कोर्ट में पहले सब कुछ होगा, रूल होगा, वहाँ पे पिटिशनर बनेंगे, क्या बनेंगे नहीं बनेंगे, पूरा चीज़ वहाँ जाएगा। तब तक मेरे हिसाब से तो रिवाइज आंसर की रिजल्ट सब आ जाने वाला है, जहाँ तक मेरा प्रेडिक्शन है, ठीक है, वो नहीं रुक रहा, ठीक है। और अगर ये 133 हटता भी है, मान लो कि इसमें समय लगता है, रिजल्ट तो आ ही जाएगा। उसके बाद फिर मान लो स्टे लग गया, तो ये जो वैकेंसी है ना, आप सेलेक्ट भी हो जाओ तो भी आप पे तलवार लटकी है, नहीं हो रहे तब भी तलवार लटकी है, ठीक है ना। तो इसीलिए आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए, समझ गया ना। तो आपके सामने जो है, इसको छोड़ के निकलो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि देखो, जिनको अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि हाई कोर्ट में जो केस लड़ेंगे, उनको फंडिंग के लिए ऑलवेज़ ओपन रहना, हमेशा फंडिंग करना, ठीक है। अगर पॉसिबल हो तो जाना, ठीक है। मैं इन सब के लिए कभी मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वो जो चीज़ है ना, उस पर थोड़ा सा अब आपको ध्यान हटाने की ज़रूरत है। कुछ नहीं मिलेगा, मैं बार बार, मैं 100 बार बोलता हूँ। मेरा अपना ग्रुप है, मैंने उसमें टेक्स्ट डिसेबल कर रखा है। 100 बार नहीं 1000 बार बोलूँगा। ग्रुप चैट में जितने बच्चे हैं, समझ रहे हैं ना, जो ऑलरेडी 320 ला रहे हैं वो तो मज़े ले रहे हैं। आप 210, 15, 20, 25, 30, 50, 60 ला के आप वहाँ यू आर वेस्टिंग योर टाइम। पता चलेगा फिर रिजल्ट आया, उधर निकल लिया, आप बैठे रह जाओगे। ग्रुप चैट वालों का याद रखना, एक ही मकसद है, डिस्ट्रैक्ट करना, फालतू का बकैती करना, हम जा रहे हैं ये करना। आप रहो लेकिन उसमें डिस्ट्रैक्ट मत हो, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है भाई, जाओ प्रोटेस्ट में जाओ, लड़ाई करो, फंडिंग करो, सब कुछ करो। मेन मकसद मत बोलो सुबह से शाम बैठ के ग्रुप में चैट कर रहे हैं, ये हो गया ना। तो आपको इस मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी सर्कमस्टांसेस हैं वो आपको मैंने बता दिए। तो इसके चक्कर में आपको होप लूज़ नहीं करना है। ऐसा नहीं कि भाई इतना सारा निगेटिविटी है, ये एक एग्ज़ाम की बात है यार। प्रतिभा दिखाने का तो और भी मौका मिलेगा, ऐसा तो नहीं कि नहीं मिलेगा। सिविल इंजीनियरिंग आपने की हुई, SSC JEE भरा ही होगा, अब जाओ दो एग्ज़ाम जाके, ठीक है ना। मैं समझ रहा हूँ दिक्कत है, और इस एग्ज़ाम का फेट आपको पता है। अब आप सीरियसली बताओ कि अगर UR की कट ऑफ बताई गई है कि 270 है, तो डू यू थिंक जो अभी सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस प्रिवेल कर रहे हैं तो उसमें 50 कट ऑफ जाएगा? खुद से सोचो, ठीक है ना। तो गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर मैं यही कहूँगा कि आगे बढ़ो यार प्लीज़, ठीक है। अपना एक, मैं बोलूँगा आज से एक A4 शीट लो, बार बार बोलता हूँ कि लिखो, ठीक है ना। आपके सामने क्या क्या ऑप्शंस हैं उसको लिखो, ठीक है। उसको लिख के, हाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जितने भी लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर के कैंडिडेट हैं, सैनिटरी ऑफिसर के कैंडिडेट हैं, आप लोग को मेल नहीं किया होता है, आप लोग मेल करो दबा के, मतलब जितना पोटेंशियल है मेल करो। फॉर्मल तरीका है, एकदम एजुकेटेड की तरह बिहेव करना है, ठीक है। हर दिन सुबह उठते हो हर दिन एक मेल करो, ठीक है। लेक्चरर के लिए भी और उसके लिए भी, सैनिटरी ऑफिसर के लिए भी हर दिन मेल करो। कॉल ट्राई करो कि एक नंबर सेव कर लो जो इंक्वायरी सेक्शन का, मैंने TG ग्रुप में दिया हुआ है, उस पर कॉल करो, पूछो कब आएगी कब आएगी। अरे प्रेशर बनाओगे तो पॉसिबल है आ जाए, ठीक है ना, बैठने से थोड़ी होगा। तो बस यही करना है आपको, मेल करना है, सारा कुछ करिए, बट पढ़ाई करना है आपको। ये बात ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ो। एक A4 शीट लेना है, आपके सामने क्या क्या ऑप्शंस खुले हुए हैं मैं बता देता हूँ। देखो जो कोर सिविल इंजीनियरिंग वाले हैं, EAC सामने आने वाला है नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद आपका गेट है, ठीक है। और बिहार में सिविल से रिलेटेड आपको लेक्चरर है, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, सैनिटरी ऑफिसर की वैकेंसी है, SSC JEE का प्रीलिम्स है अक्टूबर में शायद, है ना। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, ठीक है। और हाँ RPSC यही तो भूल ही गया, वो तो प्रीलिम्स है। तो जिनका UPAE में नहीं भी हुआ प्रीलिम्स में, तो राजस्थान का फॉर्म 100% भरेंगे, मुझे पता है भरे हैं, सब भर के बैठे हुए हैं। आप चाहिए एग्ज़ाम दीजिए, इतना सारा आपके पास सामने ऑप्शन है, आप क्यों इतना घबरा रहे हैं, ठीक है। और मैं बताता हूँ 15 टाइम्स कैंडिडेट RPSC JEE में बुलाए गए हैं प्रीलिम्स के लिए। तो मेरे हिसाब से आपका सिविल तो ठीक ही होगा, क्योंकि अगर आप ग्रुप में फ्री होकर बकैती कर रहे हो, यानी आपका 100% प्रिपेयर है, तभी ना बकैती कर रहे हो। टेस्ट में आप 100 में 90 ला रहे हो, 80 ला रहे हो, तभी तो बकैती कर रहे होगे। ऐसा तो नहीं कि 40-50 नंबर आ रहा है, सिविल ख़राब है, कोर स्ट्रॉन्ग नहीं है और हम ग्रुप में बकैती कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है ना, ठीक है ना। तो अपना कोर स्ट्रॉन्ग करो, कोर स्ट्रॉन्ग करके आगे बढ़ो, ठीक है। कुछ नहीं है, SSC JEE का पेपर और में रीजनिंग है, GS है, उसकी तैयारी ठीक से कर लो। RPSC का भी अगर राजस्थान का GK GS छोड़ दें, उतनी तैयारी आप बिहार के लिए भी कर रखे होगे ऑलरेडी। फिर भी बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हुए हैं, 1 शॉट वीडियोस देख लो, राजस्थान के इतिहास का जो ज्योग्राफी है, आपको 3-4 घंटे वाला वीडियो मिल जाएगा, उसको 3-4 बार 5 बार देख लोगे, इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन फैक्ट्स भी याद हो जाएंगे।
आराम से निकलेगा, 15 टाइम्स कैंडिडेट हैं, ठीक है ना। और यूपी वाले क्योंकि जो हैं वो नहीं जा रहे हैं मेंस कैंडिडेट, क्योंकि उनका 28 को सेम डेट को पेपर है, तो वो तो जा नहीं रहे हैं। तो एक एडवांटेज आपको मिली कि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट 7,358 सेलेक्ट हुए हैं उत्तर प्रदेश में मेंस के लिए, वो तो जाएंगे नहीं राजस्थान, क्योंकि उनका तो भाई मेंस है। तो आपके लिए अच्छा मौका है, ठीक है। जाइए प्रीलिम्स निकालिए। राजस्थान का जहाँ तक मुझे मेंस पता है मार्च में होने वाला है। आपको मेंस के लिए उतना ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं, आपको लगता है ज़्यादा टाइम है, बट ईमानदारी से सिलेक्शन भाव से पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि नहीं भैया टाइम हमेशा कम होता है। और साथ साथ में ईएससी का प्रीलिम्स की भी तैयारी करोगे तो राजस्थान एई का मेंस और ईएससी प्रीलिम्स और गेट तीनों एग्ज़ाम एक साथ लपेटे में आ जाएगा, ठीक है ना। इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन आप कहाँ अटके हैं? हम बिहार में। हम समझ सकते हैं, होम स्टेट है, सबका अपना एक दिल होता है कि भैया हम अपने स्टेट में रह के लेवल 9 का है ना गजेटेड ऑफिसर की नौकरी करें, सब चाहते हैं। लेकिन लास्ट में वही बात आती है कि जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उस पर अगर आप समय बर्बाद करते हैं तो वर्तमान का तो जो होगा सो होगा, आप अपना भविष्य भी बर्बाद कर लेते हैं। इसी के साथ वीडियो कंक्लूड करता हूँ। आपका भला करे भगवान गणेश। राधे राधे।